सुनहरी गाउन के साथ चांदनी रंग ज्वेलरी और सुर्ख बकल वाले चौड़ी एड़ी वाले जूते पहने वो मुकम्मल तैयार खड़ी थी। लंबी पलकों के साय में बड़ी सी आंखें सामने के मंजर के अक्स से चमक रही थीं। सामने दुरान शीशे की दीवार के पार स्विमिंग पूल के सामने बने बरामदे में फ़ोन कान से लगाए, पैंट की एक हाथ में जेब डाले चक्कर लगाता हुआ किसी से बातों में मगन था। बात करते हुए वो कभी रुक जाता, कभी मुस्सरफ सा चेहरा ऊपर छत की तरफ उठाता, कभी लबों को आपस से मिलाए कुछ सोचने लगता और फिर कभी पेशानी को अपने हाथ से सहलाने लगता। पिछले मुसलसल 10 मिनट से वो यही सब देख रही थी। निगाह दुरान पर से घुमाई और घड़ी पर जमा दी। रात के 8 बज रहे थे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो उससे रुख मोड़ा। रोज़ेन अंदर आने की इजाज़त तलब कर रही थी। आ जाए रोज़ेन। ऐसे ही से उसे अंदर आने की इजाज़त देती वो पूरी तरह रुख मोड़ कर दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुई, जहाँ से रोज़ेन अब अंदर दाखिल हो रही थी। मैम, सर असवंत पूछ रहे हैं कि आप लोग कब तक निकलेंगे? वो तकरीब के लिए निकलने वाले हैं। रोज़ेन की बात का जवाब देने के बजाय उससे शीशे के पार भागते हुए मसूद दुरान की तरफ देखा और भी कदम आउटडोर की तरफ बढ़ा दिए। दरवाज़ा जैसे ही खोला, दुरान उसकी तरफ देखते ही खामोशी अख्तियार की और आबरू सवालिया अंदाज में चढ़ाए। बाहर सब वेट कर रहे हैं हमारा। क्यों? उसी तरह बुनवे चढ़ाए पूछा। जवेरिया ने हैरत से आंखें फैलाई। क्यों क्या मतलब? क्या इसको नहीं पता सब बाहर क्यों इंतजार कर रहे हैं? एक तो मुझे कार्टून बना दिया, सुनहरी जोड़ा, सिल्वर ज्वेलरी, सुर्ख जूते, ऊपर से ये भी भूल गए कि कहीं जाना है। गालबन हमें जाना है कहीं, शायद इसलिए। रोज़ेन अंकल असफन का पैगाम लेकर आई हैं। जवेरिया ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया जिस पर दौरान की निगाह कमरे में खड़ी रोज़ेन की तरफ घूमी। हम्म, उनसे कहो वो लोग जाएं, मैं कुछ देर में निकलूंगा। सपाट लहजे में जवाब देकर पीठ फिर से मोड़ ली। जवेरिया ने गहरी निगाहों से पुष्प को घूरा और फिर वापस पलट आई। रोज़ेन अंकल से कहिए हम कुछ देर बाद निकलेंगे, वो लोग इंतज़ार मत करें, चले जाएं। रोज़ेन ने सर इस बात में हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। रोज़ेन के जाते ही उससे बेसारी से दुरान की तरफ देखा। बड़ी सी एड़ी वाले उन जूतों में खड़े खड़े पाँव दर्द करने लगे थे। दुरान की फरागत का इंतजार यूँ खड़े रहकर करना इंतहाई बेवकूफ़ी थी। वो पास वाली कोच पर परचुमा हुई और बिना मकसद मोबाइल पर निगाहें जमा दी। उसे यूं ही बैठे अभी चंद मिनट ही गुजरे थे जब दुरान आउटडोर से कमरे में दाखिल हुआ। दुरान को देखते ही उससे फ़ौरन मोबाइल बंद किया और उसकी तरफ सवालिया देखा। अंदाज ऐसा था जैसे पूछ रही हो चलें। दुरान ने चंद कदम आगे बढ़ाए और आकर अपनी दाईं हथेली उसके सामने फैला दी। जवेरिया ने चौंक कर पहले हथेली और फिर उस जफाकार के चेहरे की तरफ देखा जो गहरी निगाहों से उसे देखता हुआ सामने खड़ा था और उसकी जानिब हाथ बढ़ाए हुए था। वो कोच पर चेहरा उठाए उसकी तरफ देख रही थी। अगर बख्शे सही किस्मत, ना बख्शे तो शिकायत क्या। सर तस्लीमें हम है जो मिजाज यार में आए। चंद सेकंड्स की खामोशी के बाद ना चाहते हुए भी गोद में रखा हाथ उठाया और ऐसे ही से दुरान की खुली हथेली में रख दिया। ये लम्हा अजीब था। यहाँ पे दुरान की आंखों से झलकते एहसासात अजीब थे कि वो उसका हाथ थामे से आसिमगी में उसके मुकाबिल खड़ी हुई। दुरान ने नरमाहट से खुली हथेली को बंद किया तो उसका हाथ मजबूत हाथ में झुक गया। जवेरिया ने हैरत से उसकी खुली आंखों में झांका। उसके चेहरे पर तवाफ करती दुरान की निगाहें अनगिनत अनकहे जज्बों को समेटे उसके हर नक्श को छू रही थी। वो बहुत कुछ कहना चाहता था। वो उसे यूं क्यों देख रहा था जैसे कोई अपनी बहुत ही कीमती चीज़ को किसी के हवाले करते हुए खौफसदा हो। जवेरिया की रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सनसनाहट दौड़ी। क्या कुछ गलत होने वाला है? दिल किया चीख चीख कर उससे पूछ ले कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? जब चाहते हो अपना बनाते हो, जब चाहते हो आसमान पर बिठा देते हो और जब चाहते हो ज़मीन पर पटक देते हो। आह! लेकिन ऐसा कैसे पूछ लेती? उसने कह दिया, तुम वही हो जिसको सिर्फ मेरे नाम की तलब थी और कुछ नहीं चाहिए था। नहीं, वो खुद अपनी ही नज़रों में गिरना नहीं चाहती थी। ख्वाहिशें तो वैसे भी रुसवा कर देती हैं, मगर उन ख्वाहिशात का गला घूंटने में माहिर थी। ज़िंदगी बहुत रुख बदलती है। कुछ रुख खुशगवार होते हैं और कुछ भयानक, लेकिन कुछ तो बिल्कुल नाकाबिले यकीन होते हैं और नाकाबिले यकीन रुख हसीन भी होते हैं तो दर्दनाक भी होते हैं। ये दीमक की तरह आपको खाने लगते हैं, अंदर से खोखला और बंजर कर देते हैं। दुरान का मोहब्बत का एहसार करना भी उसकी ज़िंदगी में ऐसा ही नाकाबिले यकीन रुख था। चलें। दुरान की आहिस्ता सी आवाज़ उससे गड़बड़ाकर निगाह उठाई। उसकी आंखों में झांकना चाहा, वो निगाहें चुरा गया और अब उसका हाथ थामे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था जबकि वो यूं ही किसी जो भी बुत की मानिंद उसके पीछे चल रही थी। कमरे से बाहर राहदारी, राहदारी से बाहर लाउंज
और लोन से आगे राहदारी। वो बिना उसकी तरफ देखे बस उसका हाथ थामे चल रहा था। कहीं उम्मीद सी है दिल के नहाने में, अभी कुछ वक्त लगेगा उसे समझने में। मौसमी गुल हो कि पतझड़ हो, बला से अपनी हम के शामिल हैं, न खिलने में न मुरझाने में। हमसे मुखफ़ी नहीं, कुछ राह गुज़रे शौक़ का हाल, हमने एक उम्र गुज़ारी है हवा खाने में। है यूं ही घूमते रहने का मज़ा ही कुछ और, ऐसी लज़्ज़त ना पहुँचने में ना रह जाने में। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। मौसमों का कोई महरम हो तो उनसे पूछो, कितने पतझड़ अभी बाकी हैं बाहर आने में। शीशे के मेज़ पर बिखरे कागजात उसके हर शक को सच साबित कर गए थे। वो सोफे पर घुटने समेट कर बैठी गुमसुम उन कागजात को घूर रही थी। जेसिका फ्रैंक बचपन से लेकर अब तक एक दर्दनाक अनचाही और जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने वाली लड़की, माँ के बातन से निकलने से लेकर जवानी की दहलीज पर कदम रखने तक हर चीज़ के लिए, हर एहसास के लिए तरसी हुई लड़की, अपनी ही माँ की नफरत का शिकार लड़की, जिसके पास माँ के सिवा कोई रिश्ता भी ना हो और दुनिया में वही माँ उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हो। वो एक अनचाही धुतकारी हुई बेटी थी। उसकी माँ जिस अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, वहीं उसे किसी ने ज़्यादती का निशाना बना डाला था। वो वहाँ से भाग निकली थी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि इस जुल्म की निशानी चंद माह बाद उसके साथ एक अनचाहे वजूद को जोड़ देगी। उसकी पैदाइश के बाद वो उसे अपने साथ एक मसलत हुए अज़ाब की तरह अपने साथ रखती थी। वो जेसिका को बहुत देर तक भूखा रखती, लेकिन जब उसका रोना बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो उसे दूध देती। उसी तरह चंद साल गुजरे तो जेसिका होश संभालने लगी। होश संभालते ही बहुत सी जानलेवा हकीकतें सामने आने लगी। उसकी माँ बहुत खूबसूरत मगर ज़िंदगी से बेजार खातून थी। वो एक कैफ़े में मुलाजमत करती थी। उसकी देखभाल के लिए उसने एक आया रखी थी। वो सारा दिन आया के रहमो करम पर होती और माँ रात गए वापस आती तो कमरे में बंद हो जाती। वो जिस बीमारी में मुब्तला थी और उसकी पैदाइश से पहले ज़ेर इलाज थी, वो कोई आम बीमारी नहीं थी। जेसिका जब समझने और सोचने की काबिल हुई तो पता चला कि माँ नशे की लत का शिकार है और धीरे धीरे वो फिर से नशा करने लगती थी। जेसिका छुप कर उसे देखती तो वो जेसिका को पीटने लगती, उससे अपनी सारी मुश्किलों और परेशानियों की वजह बताने लगती। आहिस्ता आहिस्ता उसकी माँ ने उससे ज़रूरत का हर खर्चा पर देना बंद कर दिया और उससे मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। वक्त एक घर था जहाँ वो रह रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी माँ बिल्कुल बेकार हो गई और नशे ने उसे मुकम्मल अपनी लपेट में ले लिया। अब उससे अपनी माँ कभी कभार घर में दिखने लगी। वो 15 साल की थी जब उससे अपनी पहली मुलाजमत शुरू की। ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें देखी, अनगिनत और ना ख़त्म होने वाली तकलीफ़ें, लेकिन कुछ सालों पहले सब कुछ बदल कर अजीब सा होने लगा। कोई ऐसा जो उस पर बिना किसी फ़ायदे के मेहरबान था। उसे उससे कोई गर्ज नहीं थी, बिना कुछ तलब किए वो सिर्फ नवाज रहा था। उसके दिए गए पैसों से कितनी मुश्किलें ख़त्म होने लगी थीं। उससे माँ को ज़बरदस्ती एक अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवा दिया था। वो आखिरी वक्त तक जेसिका को कोसती हुई अस्पताल वैन में बंद हुई थी और अब भी वो उससे मुलाकात के लिए जाती तो वो मिलने नहीं आती थी। वो उस अनजान शख्स की खुफिया मदद से जहाँ बहुत खुश थी, वहाँ उलझ भी गई थी, क्योंकि कोई इतने सालों चुपचाप कैसे किसी की ऐसे मदद कर सकता है। और फिर उस उलझन का एक सिरा उस दिन कैफ़े में मिला जब अनिल ने उसका पूरा नाम लिया। हाँ, उससे उसका पूरा नाम लेकर गलती की, वो पकड़ा गया। उसे शायद इस बात की खबर नहीं थी कि वो दिन रात अपने उस मददगार के बारे में सोचती है और यही वजह थी कि उस दिन अनिल के नाम लेने पर ही वो मुहतात हो गई थी। आज उसका शक दुरुस्त साबित हुआ। अनिल ही वो शख्स था जो उसे इतने सालों से पैसे दे रहा था। क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है? वो मुस्कुराई और सामने रखे कागजात को उठाकर निगाहों के सामने किया। फिर कुछ सोचकर कागज़ एक तरफ रखा और फ़ोन उठाया। अनिल का नंबर मिलाया। मुसलसल फ़ोन की घंटी जा रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। यकीनन वो लैब पहुंच गया होगा। कुछ देर फ़ोन न उठाने पर मायूस होकर फ़ोन को दोबारा मेज़ पर रखा और मुस्कुराते हुए सर को सोफ़े की फुर्श से टिका दिया। एक अजीब अनोखा एहसास था। कल तक अजनबी लगने वाला अनिल आज दुनिया में वाहिद अपना लगने लगा था। ऐसा एहसास था जैसे परसों तपते सहरा में चलने के बाद कोई साया मिल गया हो। वो सोफ़े की फुर्श से सर टिकाए आंखें मूंदे मुस्कुरा रही थी। कौन कौन करेगा फिर? नितिन ने आंखें सुखेड़े फंसाई किया। सर पर पहनी टोपी को उल्टे रुख घुमाए वो परेशान हाल दिखने वाले शख्स
मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर नेथन डेविड था, जो उस वक्त फिल्म के सेट की मुकम्मल तैयारी किए अपनी फिल्म के हीरो के इंतज़ार में खड़ा था। सैम हॉलीवुड का एक महंगा तरीन हीरो, जिसको उससे अपनी एक्शन फिल्म के लिए कास्ट किया था, और वो लोग इस फिल्म की शूट के लिए इटली आए थे। आज दूसरा दिन था और सैम शराब के नशे में धुत होटल में पड़ा था, और उसकी फिल्म का हिदायतकार उसे अजीब से ही मशवरे दे रहा था। जैक एंजल उसकी फिल्म का जूनियर हिदायतकार था, लेकिन वो बहुत मेहनती और ज़हीन होने के बायस कम अरसे में ही उसके बहुत करीब हो गया था। ज़ीक ने उसे ना सिर्फ अपनी फ़िल्म के हीरो बदल लेने का मशवरा दिया था, बल्कि उसे एक अदद हीरो यहीं पर होने की खबर भी दी थी, जिस पर वो अब हैरत ज़ाहिर करते हुए उसके बारे में पूछ रहा था। उसकी इस हैरत पर ज़ीक के लबों पर मुस्कुराहट उभरी और बन में मुस्काए आंखों से सामने इशारा किया। नितिन ने उसकी नसों का ताकुब किया। सामने खड़ा हुबरू नौजवान उसकी फ़िल्म का स्टंटमैन था, जिसे ज़ीक ने ही मुंतखब किया था। वो बहुत कम अरसे में इंडस्ट्री में धूम मचा देने वाले एक्शन स्टंट्समैन था। टेक्नोलॉजी की इस शिद्दत में उस जैसा निडर और बेखौफ स्टंटमैन नायाब था। उस स्याह लेदर जैकेट के नीचे सफ़ेद टी शर्ट पहने, एक हाथ में सिगरेट सुलगाए, टांगों क्रॉस सूरत घुमाए, गाड़ी के बोनट से टेक लगाए खड़ा था। महसूस अंदाज से बाल बिखेरे हुए, आंखें थकी सी चढ़ी हुई, सद बेतासो चेहरा, वही अंदाज गुमसुम, सबसे अलग, अकेला और सेट पर सबसे पहले पहुंच जाने वाला। अपनी बहुत सारी खूबियों के बावजूद वो इस एक साल में और भी बहुत सी बातों की वजह से नुमाया हो गया था। वो बहुत अकड़ वाला था। वो किसी से खुलना मिलना पसंद नहीं करता था। इंडस्ट्री में उसका कोई दोस्त नहीं था। वो शराब नहीं पीता था, लड़कियों के साथ नजर नहीं आता था और बिना मकसद किसी से बात नहीं करता था। दुरांग। नेतन की सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। उसे सीख की तरफ यूं देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ हो। क्या वो वाकई दुरांग की बात कर रहा था? सीख अब उसके यूं हैरत से देखने पर लब भींचे अस्वाद में सह ला रहा था। अरे नहीं, ये तो स्टंटमैन है। ऊपर से इसका नखरा हीरो से भी कहीं ज्यादा है। किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करता। नेतन ने हाथ हवा में चलाते हुए उसकी बात की तरदीद की और फिर एक आबरू उचकाए कुछ दूर खड़े दुरान मलिक की तरफ देखा। वो अब एक हाथ में सुलगती सिगरेट से लापरवाह, तो दूसरे हाथ में पकड़ी पानी की बोतल अपने मुंह से उल्टाए खड़ा था। पानी ना सिर्फ उसके चेहरे बल्कि बाल भी भिगो रहा था। अजीब ही हरकतें थीं उसकी। नेतन ने फौरन रुख सीख की तरफ मुड़ा। उधर देखो, पागल है। ये स्टंट कर सकता है, सिर्फ अदाकारी इसके बस का काम नहीं। नेतन ने नखुश से नाक चढ़ाई। मत भूलो, ये एक एक्शन फिल्म है। तुम्हें जो करवाना है वो ये हीरो से ज्यादा अच्छा करेगा। और जिसामत देखो इसकी, तुम्हारे हीरो से अच्छी है। मौका देकर देखो। छोड़ो सैम को, वो सिर्फ तुम्हें जलील कर रहा है। सीख अपनी बात पर डटा हुआ था। नेतन ने पेशानी पर बल डाले और घूर कर दुरान की तरफ देखा, जो उसकी परेशानी में मजीद इजाफा कर रहा था। शक्ल एक तरफ रखो और अकड़ देखो इसकी। तो तुम्हारी फिल्म के हीरो की अकड़ क्या कम है। आज दूसरा दिन है, नशे में धत सो रहा है। उसे यहाँ इतनी दूर इतना खर्चा करके लाए हैं और इससे सिर्फ अभी तक 2 सीन शूट करवाए हैं। ये कम अज कम ऐसा कुछ तो नहीं करता है। वक्त पर आता है और अपने काम से काम रखता है। जीक उसकी अनगिनत तारीफें गुनवा रहा था, लेकिन दुरांग नामी उसने लड़के को एकदम से अपनी इतनी महंगी फिल्म का हीरो कास्ट कर लेना, ये फैसला नेथन के लिए इतना आसान नहीं था। अच्छा, सोचता हूँ। सोचना नहीं है, करना है। सैम तो आज भी नहीं आया। इससे एक सीन शूट करवाते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन सैम, उसका क्या करेंगे? वो एडवांस ले चुका है। वो मुझ पर छोड़ दो सब। अब ये बताओ, बुलाऊं उसे? एक सीन शूट करवाते हैं। बुलाओ। नेथन ने पुरसोच हामी भरी। जीक सा हिलाता हुआ आगे बढ़ा। चंद सेकंड से ही वो दुरान के सामने खड़ा था। काम हो गया है, अब तुम्हारी बारी है। दुरान ने निगाह उठाई, अपने सामने खड़े शख्स की तरफ देखा और फिर सिगरेट जमीन पर फेंककर ऊपर पाँव रख दिया। हॉलीवुड फिल्म नगरी एक चकाचौंध दुनिया। पूरी दुनिया में हॉलीवुड फिल्म नगरी का दूसरा कोई सानी नहीं। ये एक बहुत बड़ी फिल्म नगरी है। ये एक फिल्म नगरी है जिसकी अपनी ही एक अलग और बहुत बड़ी दुनिया है। इस चमचमाती दुनिया की हसीन शक्ल सबके सामने है, लेकिन इसकी भयानक शक्ल सबसे छुपी हुई और बहुत खौफनाक है। हालिया दहाइयों में मूसीकारों, अदाकारों और मुतासिर कुन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा मुसाइब इसी नगरी में पैदा किए। अफ्यून की लत, नुक्सा, ऑक्सीकोडेन और वोसिडीन से लेकर हेरोइन और फेंटेनाइल तक, हर चीज़ से इस नगरी से जुड़े बहुत से लोगों की जानें ली और अनगिनत इस नगरी से बाहर दूसरों को भी बर्बाद कर दिया। हॉलीवुड में मंशियात का इस्तेमाल वबा के सतह तक पहुंच गया। पहली पहल तो चंद बातें सिर्फ सामने आईं
कि मशहूर शख्सियत नुस्खे की अदवाया के गलत इस्तेमाल करती हैं। लेकिन चंद सालों में मार्क जैक्सन, प्रिंस और कैरन कोबेन जैसे पॉप कल्चर की अमवात के लिए अफ्यूम जिम्मेदार ठहराई गई। यहाँ कुछ वजूहत हैं कि फिल्म इंडस्ट्री मिलत गैर मशहूर तनासब से मशहूर शख्सियात को मुतासर करने लगी, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। हॉलीवुड में मौजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चमक धमक के पीछे एक काला धंधा चला रहे हैं, हीरोइन स्मगलिंग, और उनकी एक बड़े पैमाने पर काश्त। एफबीआई और अमेरिका अपनी तकशील दी हुई इस हॉलीवुड फिल्म नगरी में मंशियात की ये बढ़ती हुई शरह की जिम्मेदारी मुख्तलिफ ममालिक पर आयद की, जिसमें रेड चाइना के साथ पाकिस्तान का नाम भी लिया गया। उनके इल्ज़ाम के मुताबिक चाइना और पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिकदार में न सिर्फ मंशियात की काश्त होती है बल्कि यहाँ तक मुंतकिल की जाती हैं। इन सब बातों के पेश नज़र पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में एक मुकम्मल और जानदार मनसूबा तैयार किया गया, जिसमें पहली दफ़ा ANF फोर्स से अपनी तमाम फ़राइज़ से हटकर अपनी ही फोर्स के चंद नौजवान को मंशियात के इस इल्ज़ाम के पीछे मौजूद हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ मालूमात और तहक़ीक़ के तौर पर आगे भेजने का फ़ैसला किया। ये मिशन उस चमकती भड़कती दुनिया में छुपे उन भेड़ियों की खोज थी जो उस चकाचौंध की आड़ में ये काला धंधा अभी कर रहा था। वो ना सिर्फ फिल्म नगरी में मौजूद लोगों को ही उनका शिकार कर रहे थे, बल्कि उस फिल्म बीनी की आड़ में मुस्लिम ममालिक में मंशियात की स्मगलिंग भी सर अंजाम दे रहे थे। फिल्म नगरी में मौजूद इस माफिया के पीछे पाकिस्तान का नाम जुड़ जाना खुद पाकिस्तान की लम्हा फिक्रिया था, क्योंकि हॉलीवुड की देखा देखी इंडिया की फिल्म नगरी बॉलीवुड के मशहूर अदाकार बेहनाज सिंह की मौत की वजह भी वहाँ की NCB ने पाकिस्तान के सर दी थी। NCB की तहकीक के मुताबिक भारत हर रोज़ तकरीबन 1 टन हेरोइन खाता है जो पाकिस्तान से आती है। उसके साथ एसोसिएट एजेंसियों ने भी NCB को पंजाब, पाकिस्तान से या गुजरात से समुद्री रास्ते के ज़रिए आने वाले अफगान हेरोइन के लिए हिंदुस्तान में प्रोसेसिंग यूनिट के अमकान से आगाह किया है। उनके इस गंदे इल्ज़ाम के मुताबिक पाकिस्तान की गहरी रियासत दहशतगर्दी की माली अनाहत के लिए मंशियात के पैसों को हमेशा इस्तेमाल करती रही है। पाकिस्तान इन सब इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए अपनी एक खुफिया तहकीकात टीम तश्कील दी, जो फिल्म नगरी के इस माफिया के पीछे मौजूद असल जड़ को खोज निकालना चाहती है, जो न सिर्फ दूसरे ममालिक की फिल्म नगरी के नौजवानों को तबाह कर रही है बल्कि उसके साथ पाकिस्तान पर उसकी काश्त और सप्लाई का इल्ज़ाम आयद कर रही है। उसी तहकीकात टीम का अहम रुकन 1 साल में ही इस चमचमाती दुनिया में स्टंटमैन से हीरो तक पहुंच गया था। सर्दी का जोर पकड़ती ये रात अमेरिका में उसकी आमद के बाद से नवीन के घर पर 7वीं रात थी। अमेरिका के महंगे तरीन इलाके में बना नवीन मलिक का ये छोटा मगर 19 दहाई की जिद्दत लिए खूबसूरत घर था। नवीन और कनीस पार्कर उर्फ किन्सी नामी उसकी बीवी दोनों कमाते थे, लेकिन ये घर सिर्फ नवीन की मलकियत था। कनीस पार्कर बहुत हसीन होने के साथ बहुत सुलझी हुई और खामोश तभी खातून थी। अगरचा इन 7 दिनों में उस रात की मुलाकात के बाद उसकी कनीस से कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उसकी मुलाजमत से वापसी पर किन्सी अपने डिनर के साथ उसका डिनर भी तैयार कर चुकी होती थी। डिनर के बाद वो दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते थे। नवीन की आमद रात की किस पहर होती उसे खबर नहीं होती थी। अलबत्ता हर सुबह जब वो मुलाजमत के लिए निकलने लगता तो नवीन उसे जॉगिंग ट्रैक पर लाजमी मिलता। उसी तरह 7 दिन गुजर गए और उसकी कंपनी की तरफ से उसकी रिहाइश का इंतज़ाम होते ही उसे नवीन के घर से रुखसत होने जाने का फैसला किया। नवीन क्योंकि रात को बहुत देर से वापस आता था, इसलिए वो उससे मिलकर ही निकलना चाहता था। आज घर में वापस आने से लेकर कुछ भी मामूल के मुताबिक नहीं था। घर में किन्स मौजूद थी, लेकिन आज उससे ना तो खुद डिनर किया और ना ही उसे डिनर के लिए कमरे से बाहर आने के लिए कहा। शाम के 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे को थे, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो अपना सामान बांधने में मसरूफ़ था जब बाहर लॉन से आवाज़ें सुनाई देने लगी। शायद नवीन वापस आ गया था और अब ये आवाज़ें उसके और किन्स की आपस में गुफ्तगू थी। आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही थीं। वो कमरे में मौजूद था मगर दरवाज़ा खुला होने के बायस उनकी गुफ्तगू बआसानी सुन रहा था। मुझे तुम जैसे छोटे इंसान के साथ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहना। ये चीखती आवाज़ किन्स की थी। उसकी इतनी गुस्सीली आवाज़ पर वो आज सुन रहा था। वो बहुत धीमा बोलती थी। तो खड़ी क्यों हो? जाओ फिर, निकलो मेरे घर से। नवीन उससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चीखा। असवन के कान यकदम से खड़े हुए। ये कोई मामूली गुफ्तगू नहीं थी। वो दोनों झगड़ रहे थे। उसकी भी फिक्र मत करो, चली जाऊंगी कुछ दिन में। क्या कुछ दिन में? नहीं, तुम अभी और इसी वक्त निकलो मेरे घर से।
असवन ने हाथ में रखी शर्ट को उसी तरह वापस बेड पर रखा और दरवाजे के पास आ गया। उन दोनों की आवाज़ें अब और ऊंची हो रही थीं। तुम बददिमाग होने के साथ एक जालिम शख्स भी हो। तुम हर एहसास से आरी हो चुके हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी इस मामले में सच छुपाते हुए। हाँ हूं मैं ये सब। तुम्हें अब मैं सब कुछ लगूंगा क्योंकि तुम्हें सिर्फ इस चीज की तलब है जो वाहिद मैं तुम्हें नहीं दे सका। वो बात अगर इस झूठ तक ना पहुंचती तो मैं सारी जिंदगी तुमसे गिला ना करती। मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही। मुझे मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत के बारे में तुम जानती ही क्या हो। जानती हूं मैं सब। तुम नहीं जानते हो। नहीं जानता मैं। ये सब जो भी किया, जो कर रहा हूं, किसके लिए? हाँ, क्या थी तुम और क्या बना दिया मैंने? नवीन की आवाज़ में गम और गुस्सा दोनों शामिल थे। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज़ से साफ जाहिर था कि मामला संगीन है। हाँ, क्या बना दिया तुमने मुझे? इस एहसान जतलाने की कमी थी बस। पर मुझे तुम्हारे साथ हसीन मूरत बनकर नहीं रहना। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, फैमिली चाहिए। असवन ने कदम कमरे से बाहर निकाले। वो दोनों सामने लाउंज में लगे सोफों के पास ही खड़े थे। नवीन ने अभी ऊपरी कोट भी पहन रखा था। हाथ में एक कागज सामने वो सुख चेहरे के साथ पेशानी पर शिकन डाले खड़ा था। पता है इस सब की वजह क्या है? तुम एक हसीन मगरबी औरत हो, लेकिन तुम्हारा जहन एक दकियानूसी सी मशरकी औरत जैसा है। नहवत से नाक चढ़ाए वो खुद बिल्कुल मशरकी मर्दों की तरह अपने सामने खड़ी मगरबी औरत पर बरस रहा था। मगरबी औरत भी औरत ही होती है, पपिट नहीं होती। मैं दकियानूस नहीं हूँ। तुम दौलत कमाने की धुन में मुझे एक पपिट समझ बैठे हो जिसमें ना तो कोई एहसासात है और ना ही ख्वाहिशात। मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार थी, लेकिन ये झूठ जो तुमने मुझसे बोला ये मुझसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। केंस भी उससे कम गुस्से में नहीं थी। उसकी असवन की तरफ पीठ थी, इससे वो असवन की आमद से बेखबर थी। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, अब मुझे ये रिश्ता खत्म करना है बस। वो टोक लहजे में गोया हुई। एकदम से कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई। नवीन गहरे सांस अंदर बाहर उंडेलता सबके मरहले से गुजर रहा था और फिर वो गुर्राया। जब रिश्ता खत्म तो फिर सब खत्म है। निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। गुस्से में गुर्राते हुए उसने निगाह घुमाई तो सीधी असवन पर पड़ी। असवन हिफ्फत से सटपटाया और फिर तेजी से आगे बढ़ा। नवीन भाई, क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? नवीन ने असवन की बात का जवाब देने के बजाय निगाह फिर से दूसरी जानिब की और यकीन सीधा मुतवज्जो हुआ। सुना नहीं तुमने? निकलो मेरे घर से। चीख क्यों रहे हो? मैं जा रही हूँ कभी ना वापस आने के लिए। वो एकदम गुस्से में पलटी। असवन उन दोनों की तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से आगे बढ़ा। नवीन भाई, क्या हुआ? ऐसे क्यों कह रहे हैं उन्हें? असवी, तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जाने दो इसे। भाई, ऐसे इतनी रात को वो कहाँ जाएंगी? नवीन के गुस्से और लापरवाही से कहे के जुमले पर वो फिक्रमंदी जाहिर करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ नहीं होगा इसे। ये पाकिस्तान नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। नवीन ने अपनी पेशानी को सिलाते हुए बेजार लहजे में उसे जाने के लिए कहा। असवा ने लब भींचे कुछ खामोशी से देखा और फिर पलटा। वो ठीक ही तो कह रहे थे। उससे उनके निजी मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो आहिस्ते से चलता हुआ अभी कमरे के दरवाजे के पास ही पहुंचा था जब उसे किन्स सूटकेस समेत अपने कमरे से निकलती हुई नजर आई। असर ने परेशानी से नवीन की तरफ देखा जो उसे देखते ही बेरूही से दूसरी जानिब रुख मोड़ चुका था। किन्सी अब बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वही भूरा कोट, उस पर ऊन का मफलर गले में डाले, सुर्ख नाक और गाल समेत मुस्लिब हालत में वो तेज से चलती अब लाउंज से आगे राहदारी में पहुंच चुकी थी। भाभी। असवा ने दूर से ही आवाज़ लगाई और फिर तेजी से वापस पलटकर नवीन के पास आया। नवीन भाई, रोके उन्हें, वो सच में जा रही हैं। नवीन ने गुस्से से घूरकर देखा मगर जवाब नहीं दिया। केन्स अब बैरूनी दरवाज़ा खोल चुकी थी। भाभी रुक जाएं प्लीज। असवन तकरीबन भागता हुआ उस तक पहुंचा था और उसके सामने खड़े होते हुए उसका रास्ता रोका। मैं कोई भाभी नहीं हूँ तुम्हारी। अपने काम से काम रखो, समझे तुम? और अब रास्ता छोड़ो मेरा। वो गुस्से में असवन पर चिल्लाई। असवन इस पूरे हफ्ते में आज पहले दिन उस हसीन मूरत को यूं गुस्सा करते हुए और चिल्लाते हुए देख रहा था। असवी हट जाओ, जाने दो इसे। नवीन ने उसीले लहजे में वहीं खड़े हाँक लगाई। असवन ने नवीन की आवाज़ को अनसुनी करते हुए फिर से गुस्से में भरी खड़ी किन्स पार्कर की तरफ देखा। नहीं, आप नहीं जाएंगी इस वक्त। असवी, जाने दो इसे, तुम कुछ नहीं जानते। नवीन अब गुस्से में चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा। नवीन भाई, ये ठीक नहीं है। आपस में चाहे जितना भी झगड़ा हो, लेकिन उन्हें रोके। वो घर से जा रही हैं, वो भी इस वक्त। तुम हमारे मामले में मत पड़ो असवी। नवीन ने सख्ती से असवंत को पकड़कर उसके रास्ते से हटाया और फिर दांत पीसते हुए किन्सी पर घुराया। खड़ी क्यों हो तुम? जाती क्यों नहीं? अब जाओ। किन्सी ने तासुब भरी निगाह नवीन पर डाली और फिर नाक फुलाए गर्दन ताने
ऊपरी हैंडल वाले स्याह सूटकेस को घसीटते हुए दहलीज से पार कदम रखती है और तेज तेज कदम उठाती सुर्ख रोश पर आगे बढ़ रही थी। नवीन ने गुस्से में अपने बालों को झकड़ा और कमरे की जानिब बढ़ गया। असवन ने एक निगाह नवीन की पुष्प पर डाली और फिर तेजी से बैरूनी दरवाजे से बाहर किंसी के पीछे दौड़ लगाई। वो रोज से आगे सड़क पर पहुंच चुकी थी, जो रात के 12 बजे सुनसान थी। बस उन खूबसूरत घरों में से इक्का दुक्का घरों की बाहर की बत्तियां और सड़क में लगे लैंप रोशन थे। भाभी, भाभी रुक जाएं। देखिए, मैं नहीं जानता आप लोगों का झगड़ा किस बात को लेकर है, लेकिन आप दोनों ही यूं गुस्से में आएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। उकड़ी सांसों समेत वो बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल करता हुआ किंसी के कदमों के साथ कदम मिला रहा था, जो अब कालों पर बहते आंसुओं से बेनियाज पसलती जा रही थी। असवन एकदम उसके सामने आ खड़ा हुआ। किंसी ने डुबडुबाई निगाहों से उसकी जानिब देखा। तुम कुछ नहीं जानते, मुझे मत रोको। मैं जानना चाहता हूँ। आखिर को तुम हो कौन? रास्ता छोड़ दो मेरा, उससे गुस्से में कहा और उसके अतराफ से निकलती हुई फिर से सड़क पर चलने लगी। मैं आपका कुछ नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर सुन चुका हूँ कि आप नवीन भाई से कुछ दिन की मोहलत मांग रही थी। मतलब कि आप इस वक्त कहाँ जाएंगी? असवन अब फिर उसके तेज तेज कदमों के साथ कदम मिलाए हुए था। कहीं भी जाऊं तुमसे मतलब? तुम आखिर क्यों इतने परेशान हो रहे हो? आप मेरी कजिन की बीवी हैं इसलिए। नहीं हूं मैं उसकी बीवी, बहुत जल्द अलग हो जाएंगे हम। जज्बात और गुस्से में आकर यूं फैसले नहीं लिए जाते। असवन फिर से अचानक उसके सामने आया तो दोनों टकराते टकराते बचे। वो बिना सोचे समझे बाहर निकल आया था और अब ठंडी हवा गलती का एहसास दिला रही थी। वो अब सड़क से आगे पहुंच चुके थे, जहां कितार में मेखाने और कॉफ़ी शॉप बने थे। सामने मौजूद गोल्डन बार नामी मेखाने में रात के इस वक्त भी गहमा गहमी थी। अच्छा, एक मिनट, आप घर मत जाएं। ऐसा करते हैं, हम कहीं बैठकर बात करते हैं कुछ देर। इतनी देर में आप दोनों का गुस्सा खत्म हो जाएगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। वो सामने बाहर में चलते हैं। असवन ने सड़क के अतराफ में बने मेखाने की जानिब इशारा किया। किंसी उसी तरह सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। प्लीज। असवन के लहजे मिलते जा थी। अब की बार वो कंधे ढलका चुकी थी, मतलब वो राजी थी। असवन ने जल्दी से उसके सूटकेस की तरफ हाथ बढ़ाया। थैंक यू बात मानने के लिए। लाएं, ये मुझे दें। उसके सूटकेस को थामे उसके आगे चलता हुआ वो मेखाने की तरफ बढ़ रहा था। वो भी सर झुकाए उसके पीछे चलती हुई वहां तक पहुंची। सुरमाई रोशनियों में डूबे मेखाने में इस वक्त भी रौनक थी। असवन ने निगाह घुमाते हुए एक कोने में लगी कुर्सी मेज की तरफ इशारा किया। वो उसकी तकलीद करती हुई अपना ऊपरी कोट उतार रही थी। मेखाने में चलते गर्म हीटर से बाहर की हुनकी को माते रखी थी। यहाँ बैठें और गुस्सा ठंडा करें। असवन ने सूटकेस एक तरफ रखते हुए बड़े एहतराम से कुर्सी को पीछे किया और खुद हाथ मसलता हुआ सामने कुर्सी पर परचुआन हुआ। मुझे गुस्सा नहीं है, बस सुख है, बेतासुर लहजे में कहती वो कुर्सी पर बैठी और निगाहें इर्द गिर्द घुमाई। नवीन भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। असवन के जुमले पर उससे झोंक कर असवन की तरफ देखा और ससाया मुस्कुराहट समेत घूरा। अच्छा, जो बात मुझे पिछले 3 सालों में नहीं पता चल सकी, तुम्हें 4 दिन में पता चल गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अंदाजा हो जाता है। हाँ, वो करता था मुझसे मोहब्बत, बहुत करता था, लेकिन अब मेरी जगह किसी और ने ले ली है। कर्मनाक लहजे में कहते हुए वो फिर से निगाहें घुमाकर इर्द गिर्द मुस्कुराते लोगों को देखने लगी। मैं समझा नहीं, क्या वो किसी और लड़की? लड़की नहीं, उस पर पैसा कमाने की धुन सवार है। वो मुझे भूल गया है। वो 3 साल पहले वाला नवीन नहीं है। ओह, कोई लड़की नहीं है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वो ये सब आपके लिए ही तो कर रहे हैं। वो ये सब मेरे लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहा है। वो झूठा है। वो एकदम से भड़क उठी, मेज पर जोर से हाथ मारती आगे झुकी और फिर एकदम से सीने पर हाथ बांधे गहरी सांस आ रही थी। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। क्या धोखा? असवंत के बरजस्सा इफ्तिसार पर उससे खामोशी त्याग की। असवंत अब सवाल निगाहों से देख रहा था। वो बेजार सी कोनियां मेज पर टिकाए खामोश बैठी थी। वो हमारी आपस की बात है और वैसे भी अब सब खत्म है। क्यों, क्या, कैसे, सब बेजवास है। सब ऐसे नहीं खत्म हुआ करता। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार यूं खत्म नहीं हुआ करता है। क्या तुमने किया है कभी किसी से प्यार?